कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है और मंजिल नहीं कारवा बदलता है। अरे जज्बा रखो जीतने का जनाब, कि जज्बा रखो जीतने का जनाब, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर आपका वक्त जरूर बदलता है, पर आपका वक्त जरूर बदलता है। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर पेरिस ओलंपिक के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके छपेंगे, जो भी अभी एग्जाम आएंगे करंट अफेयर से सीधे क्वेश्चन आएंगे ओलंपिक खेलों से आपके एग्जाम में। तो उससे मेन जो क्वेश्चन है, जो आंकड़े हैं मैंने इसमें डाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि चैनल पर जब आप जाकर देखोगे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहां पर 3 प्लेलिस्ट हैं। एक है आपकी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हैं, भारतीय भूगोल पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। और एक प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है स्टैटिक जीके की, जिसमें हम स्टैटिक जीके के टॉपिक पढ़ रहे हैं। और उसमें सबसे पहले ही क्लास मैंने डाली है ओलंपिक खेलों की, यानी कि उसमें मैंने आपको बताया कि ओलंपिक खेलों की क्या कुछ कहानी है। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट माने जाते हैं आपके ओलंपिक, यानी कि इससे बड़ी खेल प्रतियोगिता कोई भी नहीं है पूरे विश्व में। यानी कि ओलंपिक में मेडल लेके आने का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपसे अव्वल दर्जे का खिलाड़ी उस खेल में फिर कोई भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो मैंने ओलंपिक का सारा इतिहास बता रखा है आपको स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में, 3 क्लास उसमें आई हैं। सारी ओलंपिक की कहानी बताई है, कब से इनकी शुरुआत हुई है, क्या कुछ कहानी है, कैसे इनकी शुरुआत हुई थी, मॉडर्न ओलंपिक क्या है, एंशिएंट ओलंपिक क्या है, और ओलंपिक में भी जो कैटेगरी है, पैरा ओलंपिक अलग है, विंटर ओलंपिक अलग है, आपका समर ओलंपिक ये वाला है, सब बताया है। और उसी में मैंने बताया है भारत का सारा इतिहास ओलंपिक में। तो एक बार आप वो क्लास जाकर देखो स्टैटिक जीके में, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे पहली 3 क्लास है, उसके बाद आप इस क्लास को देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलो आज की क्लास की हम बातें शुरू करते हैं। क्या कुछ कहानी है मैंने पहले लिख दिए हैं कुछ एक आंकड़े, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। ठीक है क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है अगर मैं साथ के साथ लिखता हूं तो, और फिर वो ज्यादा स्पेस लेती है और वो फिर अपलोड होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लेती है, इसलिए मेन आंकड़े मैंने पहले लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बातें करेंगे, क्या कुछ कहानी है। चलो शुरुआत करते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इन खेलों का आयोजन किया गया। स्थान कहां पर है? पेरिस के अंदर। और पेरिस ऐसा अब दूसरा शहर बन गया है जहां पर तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। देखो मैं बहुत सारी बातें आपको वर्बली भी बताऊंगा, आपको वो चिपकाते चलना है, साथ के साथ लिखते चलना है। यानी कि पेरिस अब दूसरा शहर बन गया है जो तीसरी बार जिसने ओलंपिक खेलों का आयोजन कराया है। इससे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन सिर्फ लंदन में हुआ है। कब कब हुआ है? 1908 में हुआ है, 1948 में हुआ है और 2012 में। यानी कि एक शहर लंदन बन गया है 3 बार और दूसरा शहर बन गया है आपका पेरिस। ठीक है, उसके बाद ये संस्करण कौन सा था, एडिशन कौन सा था ये ओलंपिक का? ये 33rd था, 33वां संस्करण था ये। समय ड्यूरेशन पूछ ले आपसे, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्यूरेशन, सीधे आपके पेपर में छपती है। 26 जुलाई से 11 अगस्त, मैक्सिमम 16 दिन की अवधि होती है इनकी ओलंपिक खेलों के। मोटो अगर आपसे पूछ ले, मोटो रहा है अब की बार गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। और मैस्कोट शुभांकर पूछ ले, शुभांकर आपका फ्रीगी। फ्रीगी, ये फ्रीगी क्या है? ये एक लाल टोपी से में एक तस्वीर आपने देखी होगी, फ्रीगी रेड कैप में है, एक छोटी सी तस्वीर है और वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो फ्रांस की कल्चरल हेरिटेज साइट को रिप्रेजेंट करती है। तो उसका शुभांकर ये रहा है। और पहली बार शुभांकर प्रयोग किया गया था 1968 के ओलंपिक में। पहली बार शुभांकर का मैस्कोट का प्रयोग किया है 1968 में, और 1968 का ओलंपिक हुआ था कहां पर? आपका मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर आपसे पूछ ले कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है?
6 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, 206 देशों ने, जिसमें स्पोर्ट्स रहे हैं 32 स्पोर्ट्स रहे हैं और खिलाड़ी रहे हैं 10,714। और पहली बार ब्रेक डांसिंग नया स्पोर्ट्स इसमें जोड़ा गया है। नया स्पोर्ट्स या नया खेल पूछ ले कौन सा शामिल किया गया है, ब्रेक डांसिंग। उसके बाद आगे की कहानी है कि ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि इसका उद्घाटन कहां किया गया। देखो पहली बार ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसी स्टेडियम में ना करके उस नदी के तट पे किया गया है। और नदी है ये सीन, जो पेरिस शहर है फ्रांस का, जो फ्रांस की राजधानी, वो सीन नदी के तट पे है। तो वहां पर इनकी ओपनिंग सेरेमनी की गई, जिसका उद्घाटन किया गया फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा, इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। और उसके बाद फिर स्टेडियम में ये खेले गए, कि स्टेडियम में स्टेड डी फ्रांस, स्टेड डी फ्रांस में खेले गए। और फिर मैंने लिखा है कि पेरिस में तीसरी बार आयोजन कराया गया है इनका। आपकी बार सबसे पहले 1900 में खेले गए थे, फिर 1924 में, और फिर 2024 में खेले गए पेरिस शहर में तीसरी बार। उसके बाद आगे की क्या कहानी है, मेडल टैली की बात कर लेते हैं कि कौन सा देश पहले पर रहा है, कौन सा दूसरे पे रहा है, कौन सा तीसरे पे रहा है, ये बातें जान लेते हैं। हालांकि हमारी रैंकिंग तो काफी पीछे है, इसमें 71 नंबर पर हम खड़े हैं, हमारा भारत। पिछली बार के ओलंपिक की तुलना में हम देखें तो हमारा जो पायदान है वो खिसका है, यानी कि 2000 जो आपका 20 वाला ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक, उसमें हमारी रैंकिंग थी 48वीं रैंकिंग थी। कितनी रैंकिंग थी, 48वीं रैंकिंग थी। अरे यही वो ओलंपिक था 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक, जब भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे आज तक के इतिहास में। कितने जीते थे, 7 पदक जीते थे भारत ने, जिसमें हमारा 1 गोल्ड आया था, 2 हमारे सिल्वर आए थे और 4 हमारे ब्रोंज आए थे। 2020 वाला ओलंपिक टोक्यो में जो हुआ था, हालांकि होना 20 में था, लेकिन कोविड के कारण 1 साल लेट हो गया था, जो 2021 में हुआ था फिर। तो उसमें हमारी 48वीं रैंकिंग थी और अब की बार 71वीं रैंकिंग हमारी आई है। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि ये देश कौन से हैं जिनकी रैंकिंग ये रही है। मैं यहां पर नंबरिंग डाल देता हूं। पहले पर यूएसए रहा है, दूसरे पर चाइना रहा है, तीसरे पर जापान, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और 5th पर रहा है आपका फ्रांस। तो देखो यूएसए के टोटल मेडल आए हैं 126, जिसमें से 40 गोल्ड हैं, 44 सिल्वर हैं और 42 आपके ब्रोंज हैं। ये हर एक देश के मैंने मेडल यहां पर लिख दिए हैं। तो आपने याद रखना है कि पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया है, और जिस देश में इनका आयोजन कराया गया वो देश 5वें पर है, फ्रांस देश, जिसके टोटल मेडल 64 हैं। 64 हैं, 16 आपके गोल्ड हैं, 26 आपके कितने सिल्वर हैं और 22 आपके कितने हैं, ब्रोंज हैं। इतनी सी बातें बता दोगे। अच्छा बातें आई, वैसे जो ये देशों की रैंकिंग दी जाती है ना, वो किस बेस पे दी जाती है, वो टोटल के आधार पे नहीं दी जाती, वो दी जाती है कि गोल्ड मेडल किस देश के कितने हैं, गोल्ड मेडल किस देश के कितने हैं। तो गोल्ड है ना दोनों के बराबर हैं, अमेरिका के और चाइना के। जब गोल्ड बराबर आ जाए तो फिर देखा जाता है कि सिल्वर किसके ज्यादा हैं। फिर सिल्वर देखा गया अमेरिका के ज्यादा हैं, तो अमेरिका पहले पर हो गया। अगर ऐसा हो जाता कि यूएसए के गोल्ड 40 हैं और चाइना के गोल्ड 45 आ जाते, तो फर्स्ट पर चाइना को काउंट करते। पहले गोल्ड के आधार पे मापते हैं, गोल्ड अगर बराबर आ जाए तो सिल्वर पे जाते हैं, और अगर सिल्वर भी बराबर आ जाए तो फिर हम ब्रोंज की कैटेगरी को चेक करते हैं, और फिर उसके बेसिस पर हम रैंकिंग देते हैं कि कौन सा देश फर्स्ट है, कौन सा देश सेकंड है, क्या कुछ कहानी। तो ये 5 देश रहे हैं इनकी रैंकिंग, यूएसए है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका फ्रांस है। उसके बाद अब इन खेलों का आयोजन कौन कराता है, कौन इनको कंडक्ट कराता है, कौन इनको रेगुलेट कराता है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी क्या है, एक निकाय है जो ओलंपिक खेलों का आयोजन कराती है, जिसकी स्थापना की गई 23 जून 1894 को, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर है इसका लुजाने में। लुजाने कहां का शहर है, स्विट्जरलैंड का शहर है लुजाने, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और स्विट्जरलैंड का शहर है एक जिनेवा। जिनेवा कहां का शहर है, स्विट्जरलैंड का, जहां पर बहुत सारे मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर है। डब्ल्यूएचओ का है, डब्ल्यूटीओ का है, आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, मौसम विभाग का, आपका रेड क्रॉस का है, आपका यूएनएचसीआर का है। इन सबका मुख्यालय कहां है, जिनेवा के अंदर है। ठीक है, वो भी स्विट्जरलैंड का शहर है।
और ये स्विट्जरलैंड का शहर है लुजाने, जिसमें हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन इसकी स्थापना की गई 23 जून को ही इसका ये ओलंपिक डे हम मनाते हैं, ओलंपिक दिवस मनाते हैं। और ये स्थापना किसके द्वारा की गई? ये स्थापना की गई पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा, पियरे डी कोबार्टिन। और पियरे डी कोबार्टिन को ही कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, ओलंपिक के जनक कहे जाते हैं पियरे डी कोबार्टिन। इतनी सी बातें याद रख लोगे। और फिर है आपकी अगला क्वेश्चन क्या है, 2024 में थीम क्या थी? 23 जून को जो हम मनाते हैं ओलंपिक डे, उसकी थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ये थीम रही है 2024 की। और ये कौन से ओलंपिक है? वैसे समर ओलंपिक है। मैंने पढ़ाया था जब आपको ओलंपिक की क्लास, उसमें जो है स्टैटिक में उसमें बताई थी। ये ओलंपिक की हम बातें करते हैं, समर ओलंपिक है। विंटर ओलंपिक आपका अभी 2026 में होगा। कहां पर होगा? इटली में होगा। मॉडर्न ओलंपिक में मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी ना, एक समर ओलंपिक, एक विंटर ओलंपिक, एक पैरा ओलंपिक। समर ओलंपिक में सर्वाधिक देश पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक देश करता है, सर्वाधिक क्या, हर एक देश पार्टिसिपेट करता है। सबसे ज्यादा खिलाड़ी समर ओलंपिक में आते हैं। और समर ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई? 1896 में पहली बार खेले गए यूनान की राजधानी एथेंस में, वहां पर खेले गए। ग्रीस देश की राजधानी है एथेंस। और फिर शुरुआत की गई विंटर ओलंपिक की 1924 में। 1924 में फ्रांस से ही उनकी शुरुआत हुई थी। सेमनिक्स नाम का शहर है फ्रांस का, वहां पर आयोजन कराया गया विंटर ओलंपिक का। विंटर ओलंपिक में वे खेल आते हैं जो बर्फ पर खेले जाते हैं, जो बर्फ पर खेले जाते हैं, जैसे स्पीड स्केटिंग है, स्नोबोर्डिंग है, आइस हॉकी है, अल्पाइन है, लूज है। ये सारे खेल आपके विंटर ओलंपिक के हैं। और विंटर ओलंपिक में भारत ने पार्टिसिपेट किया था 1964 में। हालांकि विंटर ओलंपिक में हमारा आज तक कोई भी मेडल नहीं आया है, एक भी पदक भारत का नहीं आया है विंटर ओलंपिक में। क्यों नहीं आया है, कैसे नहीं आया, मैंने सारी बातें आपको उस क्लास में बताई है जो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ओलंपिक की 3 क्लासेस सारी बातें बताई है मैंने उसमें आपको। और तीसरी कैटेगरी है ओलंपिक की आपकी पैरा ओलंपिक, जिसमें हमारे जो एक तरह से ये कह सकते हो पैरा ओलंपिक में खिलाड़ी खेलते हैं डिसेबल्ड खिलाड़ी। और वो है भाई साहब असली हीरो। तो असली हीरो वो हैं जो पैरा ओलंपिक में खेलते हैं, जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और सोसाइटी को बताते भी हैं कि जो अपंगता है वो सिर्फ शारीरिक नहीं होती, अपंगता मानसिक भी होती है। वो ये बताते हैं, वो कहते हैं कि हम भले ही फिजिकली डिसेबल्ड हो लेकिन वो मेंटली डिसेबल्ड नहीं है। अरे आपने नाम सुना होगा देवेंद्र झांझरिया का। अरे जेवलिन थ्रो में 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं पैरा ओलंपिक में। और पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1960 में, 1960 में। तो उस वीडियो में बताई मैंने सारी बातें ये, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी, अभी हम समर ओलंपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आगे की बातें मैंने लिखी हैं कि भारत का स्थान कितना रहा है। भारत का स्थान रहा है 71वां। मैंने बताई आपको बातें कि हमारा पायदान खिसका है। पिछली बार 2020 वाले में जो हमारी रैंकिंग थी वो 48वीं थी, 48वें नंबर पर था भारत, अब की बार 71 में है। और यहां पर एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर विनेश को सिल्वर मेडल मिल जाता, विनेश फोगाट का नाम बहुत चर्चित रहा है देश में, हालांकि अब तो फैसला आ चुका है कि विनेश को मेडल नहीं दिया गया है। विनेश फोगाट ने केस कर रखा था आपका आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर, जिसकी स्थापना 1984 में की गई लॉस एंजल्स में, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के अंदर। और उसकी तरफ से फैसला आया कि विनेश को मेडल नहीं दिया जाएगा। वैसे भाई साहब विनेश ने कमाल कर दिया, लठ गाड़ दिया भाई छोरी ने, विनेश फोगाट ने लठ गाड़ दिया भाई। यानी कि फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बन गई विनेश फोगाट। और 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो मुद्दा यह था कि डिस्क्वालीफाई कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन विनेश को सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए। और इस पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी कोई एक्शन नहीं जताया, सिर्फ यही बोला है कि उनको मेडल नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें रही हैं, काफी चर्चा में रही है विनेश फोगाट। उनके जो चर्चे हैं जीत वालों से भी ज्यादा हैं आज के दिन। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, वो हारकर भी जीत गई हैं विनेश फोगाट। साथ के साथ में उन्होंने
संन्यास की भी घोषणा कर दी है इसी ओलंपिक में कि अब वो कुश्ती नहीं खेलेंगे, ऐसी कुछ कहानी रही है। तो अगर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिल जाता तो भारत की रैंकिंग 68वीं हो जाती, लेकिन मिला नहीं। भारत से खिलाड़ी कितने गए हैं? 70 खिलाड़ी गए हैं ना, आपके 117 खिलाड़ी गए हैं, एथलीट गए हैं, जिसमें से 70 हमारे पुरुष खिलाड़ी गए हैं और 47 हमारी महिला खिलाड़ी गई हैं। ध्वजवाहक कौन रहे हैं? ध्वजवाहक यानी कि आपके फ्लैग बियरर कौन रहे हैं? देखो ओपनिंग सेरेमनी में रही है पीवी सिंधु क्या खेल खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। और शरत कमल टेबल टेनिस में है, शरत कमल, ये दो रहे हैं आपके किसमें? ओपनिंग सेरेमनी में, फ्लैग बेरर में। और क्लोजिंग सेरेमनी में रहे हैं ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश, हॉकी खेलते हैं हॉकी टीम में। और मन्नू भाकर शूटिंग में, मन्नू भाकर ने भी लठ गाड़ दिया, वही छोरी ने, मन्नू भाकर ने भी लठ गाड़ दिया भाई साहब। पहली महिला निशानेबाज बन गई है भारत के ओलंपिक इतिहास में मेडल जीतने वाली, यानी कि पहली महिला निशानेबाज खिलाड़ी मन्नू भाकर। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं मन्नू भाकर। आपके हरियाणा से बिलोंग करती हैं, झज्जर जिले से बिलोंग करती हैं, और झज्जर जिले में गोरैया इनका गांव है मन्नू भाकर का, ठीक है। और अब बातें कर लेते हैं कि पदक भारत ने कितने जीते हैं। टोटल भारत ने पदक जीते हैं 6। कितने मेडल जीते हैं? 6 मेडल जीते हैं, जिसमें अब की बार हम गोल्ड से चूक गए हैं। गोल्ड मेडल अब की बार हमारा नहीं आया है। और गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद थी हमें किससे? विनेश फोगाट से थी पूरी उम्मीद, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और नीरज चोपड़ा से भी थी। नीरज चोपड़ा ने पिछली बार गोल्ड जीता था, लेकिन अब की बार वो गोल्ड नहीं जीत पाए हैं, सिल्वर उन्होंने जीता है। अब की बार गोल्ड जीत गए हैं, पाकिस्तान के हैं अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में ले गए हैं वो गोल्ड, ठीक है। तो भारत की मेडल टैली क्या है? मैंने ऐसे लिखे हैं ये कि जिसने पहले मेडल जीता है, मैंने ऐसे नहीं लिखे कि पहले मैंने सिल्वर लिखा है फिर ब्रॉन्ज लिखा है। मैंने जीता कि लिखे हैं कि 2024 में सबसे पहले मेडल मन्नू भाकर ने जीता, फिर मन्नू भाकर ने, फिर स्वप्निल ने, फिर हमारी इंडियन हॉकी टीम ने, फिर नीरज चोपड़ा ने, और फिर अमन सहरावत ने। मैंने ऐसे सीरीज में लिखे हैं, आपने देखा होगा ना ओलंपिक, सबसे पहले हमारे ये मेडल आए, फिर ऐसे सीरीज में लिखे हैं मैंने, ठीक है। देखा है ओलंपिक या नहीं देखा है? अरे देखते हो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स या नहीं देखते हो? बताओ मेरे को, या सिर्फ ऐसे ही म्यूजिक सुनते रहते हो? देखा करो थोड़ा सा कुछ स्पोर्ट्स, कुछ मूवी ऐसी देखा करो जो रियल बेस्ड स्टोरी पे होती हैं। सप्ताह में एक मूवी जरूर देखा करो, ठीक है। जैसे ओलंपिक में हमने स्वतंत्र भारत में पहली बार गोल्ड जीता था 1948 में, हमारी हॉकी टीम ने जीता था 1948 में, और उसी पे मूवी आई अक्षय कुमार की गोल्ड। तो वो मूवी जरूर देखनी, बहुत सारी मूवी है ऐसी, जरूर देखा करो, ठीक है। अच्छी मूवी जो आपकी नॉलेज को एनहांस करें, ठीक है, जो आपके ज्ञान को बढ़ाएं, वो जरूर देखा करो, ठीक है। तो सबसे पहला मेडल आया है मन्नू भाकर का, और मन्नू भाकर का मेडल आया है आपका 10 मीटर एयर पिस्टल में। कौन सा मेडल आया है? ब्रॉन्ज मेडल इनका आया है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। फिर मन्नू भाकर और सरबजोत की जोड़ी मिक्स टीम में लेके आए हैं, ये लेके आए हैं फिर से 10 मीटर एयर पिस्टल में। और मन्नू भाकर आपकी कहां से हैं? मन्नू भाकर आपकी हरियाणा से हैं, मैंने बताया आपको, और सरबजोत भी हरियाणा से हैं। हरियाणा से कमाल कर दिया भाई साहब खिलाड़ियों ने, ठीक है। सरबजोत अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं सरबजोत, ठीक है। तो इनकी जोड़ी ने भी एक मेडल जीता है। और फिर स्वप्निल कुसाले ने भी भाई साहब कमाल कर दिया है, पहले खिलाड़ी हैं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में मेडल जीतने वाले। स्वप्निल कुसाले कहां से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, कोल्हापुर से। और कोल्हापुर को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके आप बताओगे ये मेरे को, ठीक है। मैंने आपको निकनेम्स ऑफ सिटीज पढ़ाए थे ना ऑफलाइन में, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। तो आप जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट करके कि कोल्हापुर को किस नाम से जाना गया है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब कमाल कर दिया, हमारी इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पिछली बार भी हमारी इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में। और हॉकी की बात की जाए तो भाई साहब बहुत डोमिनेटिंग नेचर हमारा रहा है हॉकी में, स्वर्णिम इतिहास रहा है हमारा हॉकी में, यानी कि हॉकी में हमारा बहुत अच्छा दबदबा रहा है ओलंपिक के अंदर। और हॉकी में हमारे आज तक के मिला के कुल 13 मेडल हो गए हैं,
कुल 13 मेडल हमने जीत लिए, यानी कि 1 दर्जन से एक ज्यादा मेडल हमने हॉकी में जीत लिए, जिसमें हमने 8 तो गोल्ड जीते हैं, 8 गोल्ड जीते हैं, एक हमने सिल्वर जीता है, और हमने 8 और 1 9 और 4 ब्रोंज जीते हैं हमने। ठीक है, सिर्फ हॉकी टीम का इतिहास मैंने आपको बताया था, कुछ दिन पहले भी वीडियो डाली थी जिसमें सिर्फ हॉकी की बातें हमने की है। मेजर ध्यानचंद की कहानी बताई थी मैंने उसमें आपको। और इंडियन हॉकी टीम के बाद फिर नाम आया है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा लठ गाड़ दिया भाई साहब इस छोरे ने भी। नीरज चोपड़ा पिछली बार गोल्ड लेके आए थे और अब की बार सिल्वर मेडल लेके आए हैं। और कितने मीटर इन्होंने भाला फेंका है, 89.45। जेवलिन थ्रो में लेके आए हैं सिल्वर मेडल, और अब की बार गोल्ड ले गए हैं पाकिस्तान के हैं अरशद नदीम। अरशद नदीम 92.97 मीटर उन्होंने फेंका है, साथ में उन्होंने ओलंपिक की रिकॉर्ड कायम कर दिया है, इससे ज्यादा भाला किसी ने नहीं फेंका है। तो अरशद नदीम गोल्ड ले गए हैं और सिल्वर लेके आए हैं हमारे नीरज चोपड़ा। वैसे गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, क्यों? क्योंकि 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेके आए थे। ठीक है, और उसके बाद भाई साहब अमन सहरावत 57 किलोग्राम रेसलिंग फ्री स्टाइल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं अमन सहरावत। और 2008 के बाद से, सुन लो ध्यान से बातें, 2008 के बाद से रेसलिंग की परंपरा को जीवित रखा है हमारे भाई अमन सहरावत ने। 2008 में भारत मेडल लेके आया था रेसलिंग में। हालांकि रेसलिंग बहुत लकी रहा है हमारे लिए, क्यों रहा है? क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में हमारा पहला मेडल रेसलिंग में ही आया था। कब आया था? 1952 में आया था हेलेंसिकी ओलंपिक में, जो लेके आए थे केडी जादव। केडी जादव कहां से थे? महाराष्ट्र से थे, वो भी कोल्हापुर से। लेकिन 1952 के बाद फिर हमारा मेडल आया रेसलिंग में सीधा 2008 में। कौन लेके आए? सुशील कुमार लेके आए, सुशील कुमार लेके आए। और फिर 2008 के बाद से लगातार हमारे मेडल आए हैं किसमें? रेसलिंग में ही मेडल आए हैं। रेसलिंग में 2008 में सुशील लेके आए, 2012 में फिर से सुशील लेके आए, और 2012 में फिर हमारे योगेश्वर दत्त साहब भी लेके आए ब्रोंज मेडल। और फिर 2012 के बाद 2016 में हमारी महिला पहलवान मेडल लेके आई। आज तक के इतिहास में एक ही है, साक्षी मलिक 2016 में लेके आई। और 2020 में फिर मेडल लेके आए रवि दहिया, इसी कैटेगरी में लेके आए थे 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में। आपके हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं रवि दहिया, और साथ में बजरंग पुनिया जी भी मेडल लेके आए थे 2020 वाले में, वो लेकिन ब्रॉन्ज लेके आए थे। और 2024 वाले में मेडल लेके आए हैं अमन सहरावत। और साथ में अमन सहरावत जी से याद रख लेना आप, अमन सहरावत सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं मेडल जीतने वाले। 21 साल कुछ महीने इनकी दिन है, 21 साल महीने भी नहीं है, 21 साल 24 दिन है, शायद महीने भी नहीं है। 21 साल के आयु में इन्होंने मेडल जीता है, सबसे युवा बन गए हैं अमन सहरावत। इससे पहले ये रिकॉर्ड दर्ज था पीवी सिंधु के नाम, पीवी सिंधु के नाम। और पीवी सिंधु से बहुत सारे क्वेश्चन अब मेरे माइंड में चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पहली महिला रही है सिल्वर पदक जीतने वाली, पहली महिला रही है सिल्वर पदक जीतने वाली। 2016 में बैडमिंटन में जीता था, और 2 बार जीता है इन्होंने, एक बार 2016 में और एक बार 2020 में। अब की बार नहीं जीत पाई है पीवी सिंधु। आप मेरे को कमेंट करके बता दो कि कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, कोई भी पदक जीतने वाली ओलंपिक में, तो वो कौन है आपकी? आप बताओगे मेरे को कमेंट करके, ठीक है। और इसमें 2-4 बातें मैं आपको बताऊं, आप लिख लेना, मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, इस ओलंपिक में सैफ डे मिशन, सैफ डे मिशन का मतलब है कि मिशन का प्रमुख, जो हमारी टीम गई है खिलाड़ियों की, उसका प्रमुख या उसका प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? उससे नियुक्त किया गया गगन नारंग को। गगन नारंग जो शूटिंग में है, शूटिंग में भारत से मेडल उन्होंने जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे गगन नारंग, उनको सैफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। साथ में और आप याद रखोगे, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसे किया गया है? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है आपका, किसको सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा का, अभिनव बिंद्रा को, अभिनव बिंद्रा।
जो भारत के लिए गोल्ड लेके आए थे, पहला गोल्ड किसमें, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। क्या है ये ओलंपिक ऑर्डर? ओलंपिक ऑर्डर की स्थापना 1975 में की गई, 1975 में, और ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनका बड़ा अहम योगदान रहता है ओलंपिक में, बड़ी आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए उन्हें दिया जाता है। और अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय खिलाड़ी हैं गोल्ड जीतने वाले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। समझ में आई ये बातें? कब जीता था अभिनव बिंद्रा ने? 2008 में पिस्टल में ही जीता था, पिस्टल शूटिंग में, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा ने 2016 से संन्यास ले रखा है और उसके बाद वे अपना खुद का एक फाउंडेशन चला रहे हैं, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन। समझ में आई ये बातें? अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन। और इसमें बातें आपको बता दूं और याद रख सकते हो आप, ये याद रख सकते हो कि हमारे भारत से इन खिलाड़ियों को कौन रेगुलेट करता है? ओलंपिक में जो खिलाड़ी जाते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पोर्ट्स बॉडी है जिसका नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना की गई थी आपकी 1927 में, उसकी स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष आपकी पीटी उषा हैं, जो उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं, और जिसका हेडक्वार्टर आपका कहां है? नई दिल्ली के अंदर है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर जो इन खिलाड़ियों को रेगुलेट करता है, या ये कह लो कि ओलंपिक का भारत के अंदर प्रमोशन करता है। यानी कि भारत के अंदर ओलंपिक खेलों में कौन खिलाड़ी जाएगा, कौन एलिजिबल है, उस पर कार्य करते हैं हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बीपीसीएल के साथ मिलकर, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप दी है, यानी कि वो प्रमोट करेगा ओलंपिक को अगले 4 साल के लिए, जब तक अगला ओलंपिक आएगा 2028 में लॉस एंजल्स वाला। कौन प्रमोट करेगा? यानी कि प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप बनाया गया कि इसको बीपीसीएल को, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई? बीपीसीएल की 1952 में की गई। इसकी भी स्थापना कब की गई? 1952 में की गई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखोगे। और इसमें आप क्या बातें याद रखोगे? अच्छा, आपसे पूछ ले कि सबसे युवा खिलाड़ी भारत से कौन गए हैं? मैं कुछ क्वेश्चन आपसे बुक से पूछ लेता हूं। सबसे युवा खिलाड़ी भारत से कौन गए हैं? वो है दीनिधि दिसिंगू, ये नाम है, दीनिधि दिसिंगू नाम है। 14 साल की हैं, स्विमिंग में गई हैं, तैराक हैं। और सबसे उम्र दराज पूछ ले तो रोहन बोपन्ना टेनिस में खिलाड़ी हैं और 43 साल की उम्र में रहे हैं रोहन बोपन्ना। और उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूं 2-4 और, तो इसमें रहेंगे, आपसे पूछ लेगा इसमें क्वेश्चन है कि पहला खिलाड़ी जिसने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते, पहला खिलाड़ी भारत से कौन है? सुशील कुमार है। 2008 में मेडल लेके आए ब्रॉन्ज और 2012 में मेडल लेके आए सिल्वर। और उसके बाद सुशील कुमार के बाद है पीवी सिंधु 2016 में मेडल लेके आई, कौन सा आपका सिल्वर मेडल लेके आई, और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई पीवी सिंधु, हमारी बैडमिंटन प्लेयर। और फिर मन्नू भाकर तो इस वाले ही ओलंपिक में 2024 में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है मन्नू भाकर, ठीक है। एक तो इन्होंने ये वाला जीता है सिंगल में, और एक इन्होंने टीम में जीता है, सरबजोत जी के साथ जीता है मन्नू भाकर ने। और फिर है हमारे नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, पिछले वाले ओलंपिक में गोल्ड जीता था और अब के वाले ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर जीता है। तो सुशील कुमार है, पीवी सिंधु है, मन्नू भाकर है और आपके नीरज चोपड़ा है। और सबसे ज्यादा बार किस खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया है? सबसे ज्यादा बार किस खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया है भारत से ओलंपिक में? तो लिएंडर पेस ने 7 बार पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक खेलों में। और लिएंडर पेस भारत के लिए बहुत लकी रहे हैं, इन्होंने मेडल जीता किसमें? टेनिस में मेडल जीता, और 1996 में मेडल लेके आए, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। और 1996 का ओलंपिक कहां हुआ था? आपका अटलांटा में हुआ था लिएंडर पेस, ठीक है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। चलो, मेरे ख्याल से आज की बातें यहीं तक हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि पहली युवा खिलाड़ी भारत से कौन गई थी? पहली युवा खिलाड़ी थी आरती साहा 1952 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया।
1952 का ओलंपिक हेलेंसिकी में हुआ था। उम्र थी उस टाइम इनकी 11 वर्ष। और अब की बार थी सबसे युवा आपकी दीनिधि दिसिंगू। ठीक है, कितनी उम्र थी? 14 साल। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे युवा मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं अमन सहरावत, 21 साल की उम्र है। और इससे पहले सबसे युवा मेडल जीतने वाली थी पीवी सिंधु। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, वर्बली पूछे, वो आप कमेंट करके बताएंगे। जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और आज की बातें यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। बाकी बातें आपसे कल करूंगा, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। टेंशन किसी बात की लेनी ही नहीं है। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको ये कहेंगे कि बहुत मेहनत करो, ये करो, वो करो, किताबों पे ही रहो, पूरी रात पढ़ो, पूरा दिन पढ़ो, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे एक ही बात बोलता हूं कि सबसे पहले आप खुश रहो। टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की। ऐसा ना हो ये तैयारी आपके ऊपर हैवी हो जाए। तो आप एक सिस्टमेटिक ढंग में पढ़ो, एक रणनीति बना के पढ़ो। आप अगर युद्ध जीतना है तो युद्ध नीति बनानी पड़ेगी। बाबर ने भी एक युद्ध नीति बनाई थी यहां पर ये युद्ध जीतने के लिए, वरना उसके पास तो कुल 12,000 ही सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख प्लस सैनिक थे। तो एक युद्ध नीति आपने बनानी पड़ेगी। एक मेथोडिकल मैनर में पढ़ो, आप एक मेथड से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही आप खुश नहीं रहोगे ना, मैं आपको रियलिटी बताऊं, आप थके थके से रहोगे, प्रॉपर आप नींद भी नहीं लोगे, आप थोड़ा सा मनोरंजन भी नहीं करोगे, आप खेलोगे भी नहीं, तो ऊब जाओगे, थक जाओगे, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। और मैं आपको बताता हूं कि उबा हुआ या थका हुआ या चिड़चिड़ा ना तो कोई कलेक्टर अच्छा लगता है, कल को आप ऑफिसर बन जाओगे, चाहे आप आईएएस बन जाना, ना कोई कलेक्टर अच्छा लगता है, ना कोई अफसर, ना कोई शिक्षक अच्छा लगता है, इवन ना कोई स्टूडेंट अच्छा लगता है, तैयारी करने वाला एस्पिरेंट भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहला विषय है कि मस्त रहा करो, क्योंकि मैंने आपको बातें बताई हैं, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। समझ में आई है कहानी? तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।